प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर। आप कैसे हैं? आशा है कि आप सभी बच्चे अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज मैं कक्षा 7 से आपके पाठ 4 से गौरा पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। आइए बच्चों, हम लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1987 में। तो बच्चों, जीवन परिचय की ओर चलते हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में एक बेहद ही संपन्न परिवार में हुआ था। इस परिवार में लगभग 200 वर्षों यानी 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी जी के रूप में पुत्री का जन्म हुआ था। अतः इनके बाबा गोविंद प्रसाद वर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इनको घर की देवी मानकर इनका नाम महादेवी वर्मा रखा गया। बच्चों, 7 पीढ़ियों तक कोई इनके परिवार में कोई लड़कियों का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए इनके बाबा गोविंद प्रसाद वर्मा की कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा था और इनको घर की देवी मानकर इनका नाम महादेवी वर्मा रखा गया। महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम हेमरानी देवी और बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी एक विद्यालय में प्राध्यापक थे और इनकी माता हेमरानी देवी पूजा पाठ में तल्लीन रहने वाली महिला थी, जिनकी वेद पुराण और संगीत में रुचि थी। महादेवी वर्मा की एक छोटी बहन श्यामा देवी, श्रीमती श्यामा देवी सक्सेना, धर्मपत्नी डॉक्टर राम बाबू सक्सेना, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एवं उप कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और 2 छोटे भाई क्रमशः जगमोहन वर्मा एवं मनमोहन वर्मा थे। जहां महादेवी वर्मा एवं जगमोहन वर्मा बहुत शांत एवं गंभीर स्वभाव के थे, वहीं श्यामा देवी और मनमोहन वर्मा बहुत चंचल, शरारती एवं हठी स्वभाव के थे। महादेवी वर्मा साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। कविताओं के साथ ही इन्होंने अनेक रेखा चित्र, निबंध तथा संस्मरण भी लिखे हैं। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए थे। आइए बच्चों, उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रसीम, निर्जा, दीपशिखा, यामा आदि। उनकी गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़िया आदि। हम पाठ की ओर चलते हैं। गौरा महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक मर्मस्पर्शी संस्मरण है। इसमें लेखिका ने गौरा गाय के लुभावने रूप, आकार और मुग्ध करने वाले स्वभाव का चित्रण किया है। गौरा अपने मृदु स्वभाव के कारण लेखिका द्वारा पाले गए पशु पक्षियों से हिल मिल जाती है। अंत में गौरा की मृत्यु के मार्मिक चित्रण में लेखिका ने अपनी सारी करुणा उड़ेल दी है। गौरा की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, अपितु एक षड्यंत्र थी। अंत में लेखिका का दुख व्यंग में फूट पड़ता है, आह मेरा गोपालक देश। तो बच्चों, मैं आपको इस पाठ का सारांश बतला देता हूं और आप इस पाठ को 2-3 बार अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इस पाठ को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आइए मैं आप लोगों को इसका सारांश बतलाता हूं। बच्चों, महादेवी वर्मा जी जन्म 26 मार्च 1907, मृत्यु 11 सितंबर 1987। बच्चों, पाठ का सारांश है। यूं तो यह पाठ संस्मरण विद्या में रचित है। लेखिका महादेवी वर्मा ने बहन द्वारा दी गई गाय को पाला। उसका नाम रखा गया गौरा। वह बहुत सुंदर एवं सांचे में ढली प्रतीत होती थी। वह कुछ ही दिनों में सबकी प्रिय बन गई थी। 1 वर्ष के उपरांत उसने एक बछड़े को जन्म दिया। लाल वर्ण का होने के कारण उसका नाम रखा गया लाल मणि। गाय के आते ही घर में पर्याप्त दूध होने लगा। गाय दूहने के लिए एक ग्वाला रखा गया। उसने ईर्ष्यावश गुड़ में लपेटकर सुई गौरा
को चारे में मिलाकर खिला दी। गौरा शिथिल रहने लगी थी। डॉक्टर से पता चला कि सुई अंदर के अंगों को बेध रही है। गाय को सेब का रस पिलाया गया, शक्ति के इंजेक्शन लगाए गए, पर सब व्यर्थ। सुई ने उसके हृदय को बेध दिया था। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब लेखिका गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान लेखिका के कंधे पर अपना सिर रखकर दम तोड़ दिया। यह स्थिति तो भारत जैसे गोपाल देश की है। तो बच्चों, लेखिका जहां एक ओर गौरा के स्वभाव एवं रंग रूप का चित्रण प्रस्तुत करती है, वहीं वह ग्वालों की सर्वथा स्वार्थ भावना को भी उद्घाटित करती है। बच्चों, अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1, यह पाठ साहित्य की किस विद्या में रचित है? उत्तर है, यह पाठ साहित्य की संस्मरण विद्या में रचित है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इस पाठ की रचयिता का क्या नाम है? उत्तर है, इस पाठ की रचयिता का नाम महादेवी वर्मा जी है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, गौरा के बछड़े का क्या नाम था? उत्तर है, गौरा के बछड़े का नाम लालमणि था। प्रश्न संख्या 4 है, गौरा की मृत्यु क्यों हुई? उत्तर है, ग्वाले ने गुड़ में मिलाकर सुई खिला दी थी, इसी वजह से गौरा की मृत्यु हुई थी। आइए बच्चों, लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, गौरा को पालने के विषय में लेखिका के मन में क्या दुविधा थी? बाद में वह निश्चय में क्यों बदल गई? उत्तर है, यूं तो लेखिका किसी उपयोगिता की दृष्टि से पशु पक्षी पालने के विरुद्ध थी, अतः वह बहन के कहने पर गौरा को पालने के बारे में दुविधा में थी। जब उसने गौरा को देखा तो गाय के पालने के विषय में उसकी दुविधा निश्चय में बदल गई। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, गाय करुणा की कविता है, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, गाय की आंखों में करुणा झलकती है, उसी को देख कर महात्मा गांधी ने ऐसा कहा होगा। प्रश्न संख्या 3 है, गौरा के रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, गौरा प्रिय दर्शन थी, उसके पैर पुष्ट और लचीले थे, पुट्ठे ऊंचे और भरे हुए थे, पीठ चिकनी थी, गर्दन लंबी सुडौल थी, सींग छोटे छोटे थे, कान कमल की पंखुड़ियों के समान थे, पूंछ सघन चामर के समान प्रतीत होती थी। संख्या 4 है बच्चों, लेखिका के घर में दूधो नहाओ का आशीर्वाद कैसे फलने लगा? उत्तर है, यूं तो लेखिका के घर में दूधो नहाओं का आशीर्वाद इसलिए फलने लगा क्योंकि गौरा से इतना अधिक दूध मिलता था कि लालमणि के साथ साथ बाल गोपाल, कुत्ते, बिल्ली सभी के लिए पर्याप्त दूध होने लगा। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, दुग्ध दोहन की समस्या क्यों उत्पन्न हुई? उसका क्या समाधान निकला? उत्तर है, दुग्ध दोहन की समस्या इस वजह से हुई क्योंकि नगर से आए नौकर दूध दूहना नहीं जानते थे। गांव से आए नौकरों का अभ्यास छूट गया था, अतः घंटों लगा देते थे। इस प्रकार दुग्ध दोहन की समस्या उत्पन्न हो गई। जब एक ग्वाले ने अपनी नियुक्ति का आग्रह किया तो समस्या का समाधान निकल आया। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, दूध देने वाले ग्वाले ने क्या समस्या उत्पन्न कर दी थी? अंततः उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है बच्चों, दूध देने वाले ग्वाले ने गुड़ में लपेटकर सुई गौरा को खिला दी, इससे गौरा मरणासन हो गई, अंततः उसने दम तोड़ दिया। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, गौरा की क्रमिक मृत्यु की मर्मांतक स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है बच्चों, सुई निगलने के 2-3 मास बाद गौरा ने चारा दाना खाना कम कर दिया था, वह दुर्बल और शिथिल रहने लगी। उसका मृत्यु से संघर्ष शुरू हुआ, वह भयंकर पीड़ा झेल रही थी। उसकी उदास आंखों से आंसू की बूंदें झलकने लगी। अब उसकी चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली थी और एक दिन उसने लेखिका के कंधे पर अपना सिर रखकर दम तोड़ दिया। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, लालमणि का रूप आकार कैसा था? उत्तर है, लालमणि लाल रंग के कारण गेरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक था। संख्या 9 है बच्चों, आह
मेरा गोपालक देश में कौन सी ग्लानि और वेदना उभर कर सामने आई है? उत्तर है बच्चों, यूं तो आह मेरा गोपालक देश में यह ग्लानि और वेदना उभर कर सामने आई है कि वैसे तो हमारा देश भारत गायों को पालने वाला देश होने का दावा करता है और उसी देश का एक व्यक्ति गाय को मारने तक का उपक्रम करता है। यह लज्जा की बात है। बच्चों, अब हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश पढ़ रहा हूँ। अब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई कई किलो सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते, पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। आइए बच्चों, प्रश्न की ओर चलते हैं। गौरा के बारे में डॉक्टरों का क्या परामर्श दिया? गौरा के बारे में डॉक्टरों ने क्या परामर्श दिया? डॉक्टरों ने गौरा को सेब का रस पिलाने का परामर्श दिया। दूसरा है बच्चों, सेब का रस क्या कर सकता था? सेब का रस कैल्शियम के रूप में सुई में जाकर उसकी चुभन कम कर सकता था। तीसरा है, सेब का रस किसे कैसे पिलाया जाता था? सेब का रस नली से गौरा को पिलाया जाता था। चौथा है, गौरा किस चुभन और पीड़ा को सह रही थी? गौरा सुई की चुभन और उसकी पीड़ा को सह रही थी। बच्चों, मैं बहुविकल्पी प्रश्न की ओर चलता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है बच्चों, लेखिका को क्या बात नहीं रुचती थी? क है किसी खाद्य समस्या के हल के लिए किसी पशु को पालना। ख छोटी बहन का उपयोगितावादी भाषण। ग गाय का दूध पीना। घ किसी अन्य कारण से। बच्चों, लेखिका को क्या बात नहीं रुचती थी? किसी खाद्य समस्या के हल के लिए किसी पशु को पालना। क उत्तर होगा बच्चों। दूसरा है, लाल मणि कौन था? क गौरा का बछड़ा। दूध दूहने वाला ग्वाला। ख ग डॉक्टर का नाम। घ गौरा की देखभाल करने वाला। बच्चों, लाल मणि कौन था? तो गौरा का बछड़ा। तीसरा है, गौरा के रक्त संचार में सुई कैसे पहुंच गई थी? क भूसे में मिलाकर। ख गुड़ की डाली मिलाकर खिलाने से। ग स्वयं चली गई। घ सेब के रस में चली गई। गौरा के रक्त संचार में सुई कैसे पहुंची बच्चों? तो गुड़ की डली मिलाकर खिलाने से। आइए बच्चों, आगे मैं भाषा अध्ययन की ओर चलता हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें आत्मविश्वास शब्द आत्म प्लस विश्वास से मिलकर बना है। आत्म शब्द के योग से 4 अन्य शब्द बनाइए। बच्चों, यहाँ पर आत्म दिया हुआ है, इसमें हम शब्द लगाएंगे और इसके योग्य से हम दूसरा शब्द बनाएंगे, अन्य शब्द बनाएंगे। तो इसमें है आत्म, तो हम यहाँ सम्मान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आत्म सम्मान। आत्म, यहाँ हम आनंद लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? आत्मानंद। आत्म में संतोष जोड़ देंगे, आत्म संतोष। आत्म, यहाँ ज्ञान लिख देंगे बच्चों, आत्म ज्ञान। दूसरा है, नीचे लिखी पंक्तियों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। बच्चों, इसमें विशेषण के नीचे रेखा खींचना है। पुष्ट, लचीले, ऊंचे भरे पुट्ठे, ये विशेषण है। लंबी, सुडौल, इसके बाद छोटे छोटे सींग, अधखूली विशेषण है। लंबी और सघन विशेषण है। इसके बाद बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ।
उपयुक्त स्थानों पर सही विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, मैं थोड़ी सी विराम चिन्ह के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। बच्चों, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनसे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। बच्चों, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक, कोष्टक, रेखांकन, अर्धविराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, हंस पद और लाघव चिन्ह। तो बच्चों, आइए अब हम यहाँ पर विराम चिन्ह लगाते हैं। कहे आह मेरा गोपालक देश कहाँ है। बच्चों, आह यहाँ हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह डाल देंगे। फिर मेरा गोपालक देश कहाँ है, यहाँ हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देंगे। महात्मा गांधी ने कहा गाय करुणा की कविता है। महात्मा गांधी ने कहा, यहाँ पर हम लोग अल्प विराम दे देंगे और यहाँ उदाहरण के चिन्ह हम दे देंगे। गाय करुणा की कविता है। दाना चारा हम स्वयं देते हैं। तो बच्चों, दाना चारा, दाना और चारा में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। हम स्वयं देते हैं। आइए बच्चों, चौथा की तरफ बढ़ता हूँ। दो सरल वाक्यों को योजक से जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाइए। आप लोग उदाहरण देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। क, मेरे पास एक गाय है, उसका नाम गौरा है। तो इसका होगा बच्चों, मेरे पास एक गाय है और उसका नाम गौरा है। ख, गौरा ने एक बछड़े को जन्म दिया, उसका नाम लालमणि रखा गया। गौरा ने एक बछड़े को जन्म दिया और उसका नाम लालमणि रखा गया। विलोम शब्द लिखिए। क है बच्चों संभव असंभव, ख लघु दीर्घ, ग प्रवेश निष्कासन, घ उपस्थित अनुपस्थित। इस तरह से बच्चों आप लोगों का ये पाठ 4 गौरा समाप्त हुआ। अब मैं आप लोगों को शब्द भंडार की ओर लेकर के चलता हूं। बच्चों, इस शब्द भंडार को अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा और इसे याद करते रहिएगा। अब बच्चों, पूरी पाठ को आप ढंग से इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं अपने पाठ वीडियो के अंत में बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में PDF लोड कर दे रहा हूँ, उससे आप प्रश्न और अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा। और अगले पाठ में मैं आप लोगों को कबीर के दोहे पढ़ाऊंगा, इसे भी आप थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो मैं संजय सर, थैंक यू बच्चों।